थे कि इस बजट में आपको चेतेश्वर पुजारी और ऋषभ पंत भी दिखाई देंगे, तो कुछ बोल्ड डिसीजंस आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी को टैक्स के लिहाज से बात की जाए तो राहत नहीं है, लेकिन उस पर और नए टैक्सेस भी नहीं लगाए गए हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जल्दी से आपको वो भी बता देती हूं। किसानों से बात करने में कोई संकोच नहीं है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। कृषि मंत्री ने कोई संकोच नहीं किया है। आप जानते हैं किसानों का आंदोलन जारी है, किसान क्लॉज बाय क्लॉज बात कर रहे हैं, और साथ ही वित्त मंत्री द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हमारी सरकार तैयार है, किसी तरह का कोई संकोच हमारी तरफ से नहीं किया जा रहा है। क्लोज बाय क्लॉज बात करने के लिए हमारी सरकार जो है वो लगातार तैयार है, ये वित्त मंत्री कह रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तारीफ की गई है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नींव बताई गई है, और साथ ही अगर एक्सपर्ट्स की बात यहां पर की जाए तो ये कहा जा रहा है कि इस बजट ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं, ये एक बोल्ड बजट है। वित्त मंत्री क्या कह रही हैं, सुनिए। बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, हम सब समझ रहे हैं। अगर किसी किसान के मन में प्रश्न है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके साथ बैठ करके बात करने में कभी भी संकोच नहीं किया। कितने भी राउंड क्यों ना हो, बैठते हैं और बार बार ये भी बोलते हैं कि ये तीनों कानून से आप क्लॉज बाय क्लॉज खंडवार चर्चा करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं मानती हूं अभी भी कि चर्चा ही रास्ता है। चर्चा करने के लिए सरकार ओपन है, और कल परसों पार्लियामेंट के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी वो जो ऑफर है उसको टेबल पर अभी भी है करके माना। इसीलिए मैं मानती हूं किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है, वो जरूर बात करने के लिए आगे आए, सरकार से बात। तो साफ कह रही हैं वित्त मंत्री, बात करने में कोई संकोच नहीं। इससे पहले आपको याद होगा सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि मैं एक ही कॉल दूर हूं। कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं। इसके अलावा किसान भी अब ये कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं खुले मन से। तो बातचीत को लेकर किसी तरह का कोई संकोच है नहीं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हम आपको बजट से जुड़े हुए 10 अपडेट भी दे रहे हैं, और जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनके माध्यम से सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, यानी आपकी भाषा में इस पूरे बजट को डिकोड करने की भी हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी हैं। आकाश जी, आपसे मेरा सवाल ये है, क्या जैसा कि बार बार कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये पॉपुलिस्ट नहीं एक बोल्ड बजट है, और क्या कहा जाए जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की जाती है, दरअसल ये बजट उसी दिशा में आगे लेकर जाता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का क्लियर कट ब्लूप्रिंट ये बजट देता है। देखिए, हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, बोल्डनेस तो है ही है। जितने कंस्ट्रेंट्स थे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास, जिस तरह की लिमिटेशन थी, उसको देखते हुए बहुत ही बढ़िया बजट बनाया गया है। लोग कह रहे हैं डेफिसिट ज्यादा है। देखिए, जब आदमी बीमार होता है, इकोनॉमी में पेंडेमिक था, तो कुछ ना कुछ तो कड़वी दवाई खानी थी, तो उसकी वजह से डेफिसिट ज्यादा होना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक इग्नोर हो रही है, जॉब क्रिएशन के लिए बहुत बहुत कुछ किया गया है। देखिए, जितना डेफिसिट का यहाँ पे जिक्र किया, फिस्कल डेफिसिट का आपने जिक्र किया, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की आमदनी और खर्च में बड़ा फासला, यानी सरकार का खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है। जैसे किसी के घर में कमाई हो 5 रुपए, खर्च कर रहा हो 100 रुपए, फिस्कल डेफिसिट एट 9.5%। जी, कितना अलार्मिंग है ये? जी, मेरे हिसाब से आज की तारीख में 9.5% जो है बिल्कुल सही है, जायज है। ये इस तरीके से है, मैं और आम भाषा में कहूंगा, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे घर में बीमारी हो गई है, तो बीमारी के समय घर की सेविंग्स खर्च करनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि जब आदमी बीमारी से उसे रिलीफ मिल जाता है, फिर वो कमाई करने लायक हो जाता है, घर का वेलफेयर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह का फिस्कल डेफिसिट इस सिचुएशन को देखते हुए, रादर हम सब इकोनॉमिस्ट ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने भी सरकार को यह सजेस्ट किया था कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने दीजिए। एक बार बीमारी से रिलीफ मिल जाए, जब हम भले चंगे हो जाएंगे तो इकोनॉमी सर पर दौड़ेगी। की जरूरत नहीं है जी, आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अलार्मिंग नहीं है ये, बिल्कुल भी अलार्मिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे अगले साल मात्र 6.5% टारगेट कर रहे हैं, और 2 साल बाद हम अगेन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होंगे बड़ी इकोनॉमीज में से। जो चीज 1.5 साल पहले थी, उस पर हम दोबारा पहुंच जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 11% की जीडीपी ग्रोथ, आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस के बाद की सबसे ज्यादा स्टीप जीडीपी ग्रोथ है। तो इतनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हम करने वाले हैं। उसके बाद हम -7.7% भी ना भूले।
नहीं 7.7% नेगेटिव थी। नेगेटिव इसलिए थी कि एक जो है पेंडेमिक आया, पेंडेमिक की वजह से उसको कैलकुलेशन में लेने के बाद आपका फाइनल कैलकुलेशन होगा वो 11% वाला, वो भी यहाँ पे दर्शकों को बताना जरूरी है। आकाश जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ की है, वो ये कह रहे हैं कि इस बजट से देश की तरक्की में इजाफा होगा। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे खास बात की है। आम बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। गडकरी जी, ये आम लोगों के लिहाज से, जनता के लिहाज से कैसे बजट फायदेमंद है? देखिए, ये देश के इतिहास का पहला बजट है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके कारण हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी और उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो एक बहुत बड़ा फायदा इसके कारण होगा। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने कहा है असाधारण स्थिति में साधारण बजट है। देखिए, ये तो बजट के पहले उन्होंने लिख के रखा होगा, इसीलिए लिखा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो सही है उसकी तुलना आज के आंकड़े और इनके आंकड़े से क्यों नहीं करते हैं। कभी पूछिए कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने 3.5 लाख करोड़ जो एमएसपी के लिए जो डिफरेंस हमने दिया है, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट स्वीकार करो ये इन्होंने कहा, हमने भी स्वीकार किया। अब जो एमएसपी हर साल तय हो रही है और जो इंटरनेशनल प्राइस है और मार्केट प्राइस है उससे एमएसपी ज़्यादा है, तो नेचुरली हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो पहली बार देश के इतिहास में 3.5 लाख करोड़ हमने दिए एमएसपी के लिए। लेकिन सर, इस बजट में ना ऐसा कहा जा रहा है ना किसानों के लिए कुछ है और ना मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स छूट की और उम्मीद कर। मुझे बताइए, 3.5 लाख करोड़ किसको गए? ये किसानों के जेब में गए। इथेनॉल की इकोनॉमी 20,000 करोड़ की 2 लाख करोड़ की बनाएंगे, 1 लाख करोड़ किसके पास जाएंगे? किसानों के पास जाएंगे। एग्रीकल्चर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में किसका फायदा होगा? किसान को होगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से अभी ये 16 लाख करोड़ जो प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग के लिए बैंक को टारगेट दिया, एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशेज के लिए, इसका फ़ायदा किसको होगा? तो मुझे लगता है कि क्या है कि ये जो लोग समझ कर भी नासमझ बनते हैं वैसी बात है, और कुछ लोग ऐसा है कि जब कन्विंस नहीं होता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जो गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी है, लगता नहीं कि इसमें बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि 20 साल बाद आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे अगर इस तरह आप? देखो, फायदा है इसमें है। और जो 20 साल पुरानी गाड़ी है, मैंने जब स्कूटर खरीदी की थी तो 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज था, अभी 80 किलोमीटर आया। वो पुरानी गाड़ियाँ अगर बेचेंगे और नई गाड़ियों का एवरेज बढ़ेगा तो आपका फ्यूल का खर्चा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। जो 15 साल पुराना ट्रक है उसको रोज मैकेनिक के पास जाना पड़ता है नया। तो इस बजट को लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से आपके पर्सनल व्हीकल्स की लाइफ फिक्स कर दी गई है, एक तो बड़ी बात ये कर दी गई है, आपकी लाइफ बढ़ाने की कोशिश की गई है क्योंकि स्वास्थ्य पर जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया गया है, और तीसरी बड़ी बात आप ये कह सकते हैं आपकी भी उम्र बढ़ाई जा रही है और अर्थव्यवस्था की भी हालत, उसकी कंडीशन सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से एक कमेंट, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, स्वास्थ्य, हेल्थ, वेलबींग, तो यहाँ पर कोशिश की गई है इकोनॉमी की वेलबींग का भी ख्याल रखा जाए और आम लोगों की वेलबींग का भी ख्याल रखा जाए। आप लोग अगर ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि सरकार ने टैक्सेस में आपको कोई राहत नहीं दी है, आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया है, स्वास्थ्य पर खर्चा किया गया है। बिल्कुल अदिति, आपने एकदम ठीक कहा। एक तरफ जो हेल्थ सेक्टर है उसका भी स्वास्थ्य बेटर किया जा रहा है और इकोनॉमी का भी, क्योंकि देखिए अभी आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। और अगर भारत की बात करें तो भारत में स्किल्ड लेबर जो है वो बहुत ही कम है, केवल 4.6% हमारे पास स्किल्ड लेबर है, जबकि अगर हम अमेरिका, चीन, यूके की बात करें तो वहाँ लगभग 50% तक पहुँच जाता है। ऐसे में हमें ऐसे सेक्टर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जहाँ हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम काफी हद तक जॉब क्रिएशन अब कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी काफी स्टिमुलस देगा और इसका असर शायद हम जरूर आने वाले समय में देखेंगे। इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जरूर ये एक रिफॉर्मिस्ट बजट है और आने वाले समय में हम इसका फायदा उठाएंगे। वहीं हेल्थ सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं जहां जहां भी हेल्थ सेक्टर में गैप्स थे, उन सभी गैप्स को भरने की कोशिश की गई है, चाहे वो हमारे प्राइमरी सेंटर
सेंटर्स हो, हमारी लैब्स की ज़रूरत हो, क्रिटिकल केयर सेंटर्स की ज़रूरत हो, हमें R&D में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हो ताकि हम आगे आने वाली मुसीबतों से बच सकें। और वहीं आप देखेंगे कि जो हमारे अभी तक उपलब्धियां हुई थी, जैसे कि हम कुपोषण की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें, तो उसमें भी कोरोना की वजह से हम दोबारा पीछे खिसक गए हैं। जो हमें फायदे हुए थे वो वापस पीछे चले गए। अब उनको भी दोबारा वहां तक लाना अपने आप में एक चुनौती है और इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी तरफ भी ध्यान दिया है कि हम पोषण 2.0 लाएंगे, हम न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो है 50,000 और बच्चों की मौत बचाएंगे। हम इस चीज पर भी अब जो है खर्चा करेंगे कि हमारे वायरोलॉजी सेंटर्स कैसे हो, आने वाले समय में क्या बीमारियां आ सकती हैं उनको हम पहले से आंकेंगे, तो ये करेंगे जी बिल्कुल, तो कई सारी चीजों पर ध्यान रखा गया है। तो बीमारियों को फोर्सी और उस लिहाज से जो R&D में इन्वेस्टमेंट की बात है डॉक्टर कौशल कांत, उसका तो क्लासिक एग्जाम्पल हम इस वक्त देख रहे हैं और सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है। कोविड वैक्सीन, भारत की तारीफ भी की जा रही है ऐसा वक्त जबकि वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो वैक्सीन नेशनलिज्म, वैक्सीन राष्ट्रवाद वहां पर देखने को मिल रहा है, होर्डिंग कर रही हैं। जो गरीब कंट्रीज हैं उन तक वैक्सीन नहीं पहुंचा रही हैं। भारत उसके ठीक उलट एक तरफ अपना सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है दुनिया का और दूसरी तरफ दुनिया भर की मदद भी कर रहा है। और भारत तो वैसे भी वर्ल्ड ऑफ दुनिया की जो फार्मेसी है वो भारत ही है। आदिति जी देखिए, जिस तरह से बजट को 93,000 करोड़ से बढ़ा करके 235,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया, यानी कि लगभग 135% बढ़ाया गया है हेल्थ का बजट। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है ये कोविड वैक्सीनेशन के थ्रू एक क्लियर कट मैसेज देना चाहती है ग्लोबली कि हम अभी सिर्फ अपने देश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड की जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे। हम ऑलरेडी वर्ल्ड के सबसे बड़े सप्लायर हैं, लेकिन अगर हम ग्लोबल सप्लाई हम और बढ़ाते हैं तो जिससे हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आ सकता है। और जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन की बात की वो 5 स्टेट से बढ़ा करके बाकी सारे स्टेट्स में करने का जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा प्लान है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस पूरे बजट में हम सभी लोग जो भी मैं ये कहना चाहूँगा जो एक रिच क्लास या सुपर रिच क्लास था उसको इस बात का बड़ा डाउट था कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगेंगे, कुछ उनके ऊपर कोरोना की वजह से कुछ मार पड़ेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उन लोगों को बड़ी राहत है जो टैक्स पेयर्स हैं और जो सुपर रिच लोग हैं जिनको ये उम्मीद थी कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगा गया। इस पूरे बजट में केवल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, एक्स्ट्रा टैक्स जीरो है। तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव मैसेज देता है इस कोरोना क्राइसिस में पूरे देश के सभी लोगों को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह की क्राइसिस में ये बजट लाया गया है और जिस तरीके से अभी बता रहे थे सर कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड है, तो ये बिल्कुल सही बजट है, दूरदर्शीपूर्ण बजट है और हम सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, आप इसे कह सकते हैं, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मुश्किल समय में सावधानी भरा बजट ये है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, कई एक्सपर्ट्स जैसा कि मैंने अभी कहा मुश्किल समय में सावधानी भरा बजट, समझ आ रहा है कि सरकार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आम आदमी ये कह रहा है पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे, पेंडेमिक की मार तो हम पर भी पड़ी, हमारे लिए राहत का नहीं सोचा सरकार ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस सर्व समावेशी बजट पे जो उत्साह देश में है, हमने देखा किस तरह से देशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं। अभी मैं पैनलिस्ट को भी सुन रहा था, वो भी ये बात कह रहे थे। भारत की जो असली पहचान है कि मुश्किल वक्त में भी कैसे जीतेंगे हम, कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, उसका प्रतीक आज ये बजट है। और 2-3 मुख्य बिंदु पहले रख दूं, उसके बाद चर्चा कर लेंगे बाकी बिंदुओं पे। किस तरह से इस बजट में स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे ध्यान दिया गया है। हेल्थ का जो बजट था वो 137% करीब बढ़ाया गया है। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स नए खुलेंगे। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कभी अगर भारत में इस तरह से कोई संकट आए स्वास्थ्य का, तो ये देश तैयार खड़ा हो। जैसे हमने कोविड को परास्त किया है, 2 वैक्सीन निकाले हैं, इसी तरह आगे भी हम लोग तैयार रहें। दूसरी बात, एक इसमें सपना भी है जो पूरा करना है, जो प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं। गरीबों के लिए 2,86,00,000 घरों तक पेयजल पहुंचे। ये बहुत बड़ी एक संख्या है, लेकिन ये दर्शाता है कि हमारी जो समाजवाद की, अंत्योदय की सोच है, उसको ये बजट कैसे आगे बढ़ाता है। गरीबों के लिए ही एक सपना होता है कि उनके पास घर हो, तो सबके लिए घर हो, ये भी इस बजट में डाला गया है। एक बात, उज्ज्वला योजना, जो महिला है,
8 करोड़ महिला लाभान्वित हुई है गैस सिलेंडर से, 1 करोड़ को और जोड़ा जाएगा। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और किसानों के बारे में बहुत चर्चा हुई पिछले कुछ महीनों में, तो किसानों के लिए भी किस तरह से सुलभ ऋण मिले, 16,50,000 करोड़ का प्रावधान की उनको ऋण मिल पाए। माइक्रो इरिगेशन फंड एक बनाया गया है जो दुगना किया गया है, और इसी तरह से सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। और जैसा एक अभी वक्ता कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं, जहां पे लोगों को लगा कि भाई जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो कम होगा तो हम पे कहीं और टैक्स ना लगे, तो ऐसा नहीं हुआ। एक टैक्स नहीं लगाते हुए स्पेंडिंग बढ़ाई, जिससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं तेजी मिलेगी, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। और इसी दिशा में जो मैक्सिमम स्पेंडिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 5,54,000 करोड़ कर दी गई। वो इसीलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को इस वक्त इस टीके की जरूरत है। जी, लेकिन मेरा सवाल जो मिडिल क्लास को राहत देने से जुड़ा हुआ था, जिसे पेंडेमिक की मार झेलनी पड़ी लेकिन उसे राहत का उसके लिए कभी ऐलान नहीं हुआ था, उस पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गौरव भाटिया। कई पैनलिस्ट लगातार, कई एक्सपर्ट्स इस बजट से जुड़े हर पहलू को सरल भाषा में, साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कैसे सरकार ने आपकी जो पर्सनल व्हीकल है, आपकी जो निजी वाहन है, उनकी उम्र तय कर दी है, आपकी उम्र किस तरह से बढ़ाई है और इकोनॉमी की हालत को, इकोनॉमी की हेल्थ में कैसे सुधार किया गया। ये लगातार एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है अब वो मैं आपको बता रही हूँ, किसान विरोधी बजट बता रही है ममता बनर्जी। कह रही हैं ये देश विरोधी बजट है, देश विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है, आम लोगों को धोखा देने वाला बजट है, ममता बनर्जी कह रही हैं। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से इस बजट को लेकर जो रिएक्शंस आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको कपिल सिब्बल की बात भी सुनाई थी, वो कह रहे थे इसमें धोखा दिया गया है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि किसानों के साथ धोखा किया गया है, आम लोगों को धोखा दिया गया है। और साथ ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिएक्शन है, हालांकि जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं सब इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की विजन को आगे बढ़ाने वाला, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाला बजट इसे करार दे रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉपुलिस्ट तो नहीं है, बोल्ड बजट है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इस बजट पर निशाना साध रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है आम आदमी को धोखा दिया गया है, किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, हर कोई इस बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर ममता बनर्जी का रिएक्शन हो तो जरा सुनवाएं। चलिए, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त कपिल मित्तल, टैक्स एंड जीएसटी एक्सपर्ट हैं। कपिल मित्तल जी, जो हमने बड़ी खबरों में भी अपने दर्शकों को सुनवाया, ये जो एग्रीकल्चर सेस है पेट्रोल और डीजल पर, एक जो ये एक ऐसा सवाल है जो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भेजा है। उनका सवाल ये है, जब ये सेस लगेगा तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, जिसका सीधा सा असर पड़ेगा हर वस्तु पर, क्या सब कुछ महंगा नहीं हो जाएगा? अदिति जी, ये ना एक कन्फ्यूज़न है आम आदमी के मन में, जो दूर करना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न ये है कि जो सेस लगा है, कृषि सेस लगा है, वो उसके साथ साथ इन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। तो एक्साइज ड्यूटी को जो कम किया है और जो कृषि सेस लगा है वो न्यूट्रल हो जाता है, और उससे आपका जो डीजल या पेट्रोल है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। हाँ, साथ साथ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्या गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्साइज ड्यूटी कम करी है, जिससे कि जो शेयर है स्टेट और सेंटर का, वो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, उसमें स्टेट को जो है शेयर कम मिलेगा। वहीं कृषि सेस जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आम आदमी की जेब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स की जेबों पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये इसमें फ़र्क है, एक कन्फ्यूज़न है जो दूर करना बहुत ज़रूरी है कि डीजल और पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं, जो सेस फार्म सेस लगाया जा रहा है, उससे रेट्स नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ योगेंद्र कपूर जी है, इकोनॉमी एंड टैक्स एक्सपर्ट हैं। योगेंद्र कपूर जी, हम यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट की भी बात कर रहे हैं। क्या ये कहें जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट, और वो भी बाकायदा टाइम फ्रेम की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या ये कहें कि यहाँ पर गवर्नमेंट का मंत्र जो है बेचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? देखिए, हमें एक चीज़ क्लियरली समझनी है कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो मेजरली जो है इट कम्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, या फिर वो जो है डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। अगर हम देखें कोविड पीरियड के अंदर जो है गवर्नमेंट के जो डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान्स थे वो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है हैम्पर हुए और डिलेड भी चल रहे हैं। अब मेरा मानना यह है कि एक गवर्नमेंट को फोकस अपना वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर जो फोकस है वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए,
और डिसइन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर क्रिएशन ऑफ रेवेन्यूज़। मैं एक और चीज़ फील करता हूँ कि इस बजट के अंदर जो अगर हम ये देखें कि पोस्ट कोविड जो है, अगर हम हमारे जितने सेक्टर्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करें स्ट्रेस सेक्टर्स में और एक ऐसे सेक्टर्स जो अपने आप में, माफी के साथ रोक रही हूँ, इन्फॉर्मेशन हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं, मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। तो ममता बनर्जी, जैसा कि हमने आपको हमारी इस बुलेटिन की शुरुआत में ही बताया, ममता बनर्जी इस बजट को देश विरोधी बता रही हैं, किसान विरोधी बता रही हैं, आम आदमी के साथ धोखा बता रही हैं। आपको ये भी बता दें, जिन 4 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां उन राज्यों को लेकर, इंफ्रा निर्माण को लेकर भी इस बजट में ऐलान किए गए हैं। जी योगेंद्र जी, बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए पोस्ट कोविड जो है, अगर हम हमारे जितने सेक्टर्स हैं अगर इनको हम डिवाइड करें, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ये दिखाई दिए कि जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ऑन द अदर पार्ट अगर हम ये देखें पोस्ट कोविड जो है, कौन से ऐसे सेक्टर्स एमर्ज होकर आए जो अपने आप में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, जैसे वो सेक्टर्स जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आज गवर्नमेंट जो है एक जरूर जो है इन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए कुछ टैक्स कंसेशंस और इंसेंटिव्स दे सकती थी, क्योंकि ये आज जरूर स्ट्रेस हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनके अंदर एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का भी, एज वेल एज एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के रेवेन्यूज इंक्रीज करने का। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ये हमेशा कहा जाता है गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो सरकार धीरे धीरे बिजनेस से बाहर निकलेगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा, ग्रोथ आएगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को, प्राइवेट सेक्टर वहां पे आ रहा है, इसी तरीके से ग्रोथ होगी। अमेरिका ने उसी तरीके से ग्रोथ की है, यूरोप ने उसी तरीके से ग्रोथ की है। तो ये मॉडल ये आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर आए, अपना पैसा लगाए, उससे ग्रोथ करे, और सरकार जो है उसके पास फंड्स आए ताकि सरकार जो उसको वेलफेयर के काम में लगाए। तो मेरे हिसाब से ये एक रिफॉर्मिस्ट बजट है, रिफॉर्म्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स का बहुत बढ़िया तरीका है, और हमने देखा है जहां जहां प्राइवेट सेक्टर आया है वहां एफिशिएंसी बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और फिर अगेन बहुत अच्छी बात है, अब एलआईसी के आईपीओ की बात हो रही है। अब एलआईसी का आईपीओ, वहां स्टेक जो है किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को नहीं दिया जा रहा, वहां जनता का माल जनता को ही दिया जा रहा है। जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि अदानी और अंबानी को सब कुछ बेचा जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ थमा दिया जा रहा है, तो एलआईसी का आईपीओ, एलआईसी एक एसेट है, यहाँ पर स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसे लेकर आप बहुत जल्दी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी सुने। तो एलआईसी जो है वो एक एसेट है, और मैं अगर इसको सही तरीके से कह पा रही हूँ तो आकाश जी, मोनिटाइज कर रही है, एलआईसी को मोनिटाइज कर रही है सरकार। बिल्कुल सही आपने कहा, एलआईसी को मोनेटाइज कर रही है। और जाहिर सी बात है, यहां आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी इन्वेस्टर के, किसी बिजनेसमैन पे ये एलिगेशन नहीं लग सकता, खासकर सरकार के, कि सरकार ने अपना एसेट एबीसी बिजनेसमैन को दे दिया। देखिए एलआईसी आज किसकी मलकियत है? देश की, यानी जनता की, आम आदमी की मलकियत। तो आईपीओ के जरिए क्या होगा, आम आदमी की मलकियत आम आदमी को दे दी जाएगी। जो जनता के शेयर जो है सरकार के पास हैं, वो 100 शेयर आपको, 100 शेयर मेरे दोस्त कपूर साहब को, 100 मुझे दे दिए जाएंगे। तो जनता का माल जनता के पास रहेगा, सरकार के पास पैसा आ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन आएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये एक बोल्ड रिफॉर्म, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, ये बोल्ड रिफॉर्म है, और जनता इसको, यही चीजें हैं इस बजट के अंदर, जो इस बजट को मैं ये कह रहा हूं कि मैं 100 में से 85 नंबर क्यों दे रहा हूं। बोल्ड रिफॉर्म्स वाला बजट है। आज के टाइम में जब इतने कंस्ट्रेंट थे, इतनी ज्यादा मजबूरियां थी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की, तब भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिससे देश की तरक्की हो, एफिशिएंसी हो, ग्रोथ हो, आम आदमी को रोजगार मिले। साथ ही साथ देखिए अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कर दी गई है 74%। इसका मतलब क्या है? 49% से 75, 49% को 74% कर दिया गया, यानी फॉरेन फंड आएगा, फॉरेन फंड्स आएगा। देखिए अब फॉरेनर्स के पास इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है, वहां पे जहां वहां सैचुरेशन आ चुकी है इकोनॉमी की। यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर उससे क्या होगा, ग्रोथ आ जाएगी, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है और स्ट्रांग हो जाएंगी, और एसेट्स बिल्ड करेंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगी। उससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ री इंश्योरेंस की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन फंड्स, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे लोकल के लिए वोकल, बीइंग वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और कितनी इंटेलिजेंट प्लानिंग की गई है, 75% नहीं किया गया, स्पेशल रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने की पॉसिबिलिटी रखी गई है, 74% दिया गया है, ताकि हिंदुस्तान की कंपनी हिंदुस्तानी भी रहे
और विदेशियों के पैसे से हिंदुस्तान का भला हो सके। और जबकि विदेशी आज पैसा लगाने के लिए तत्पर हैं, बेचैन है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनोवेटिव प्लानिंग, बड़ी रिसर्च, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाए गए हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे भी। इसीलिए जो है बहुत ही मैं इसे क्रांतिकारी और विजनरी बजट कहूंगा। और आने वाले समय में मेरे पास केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का रिएक्शन है, चाहूंगी अपने दर्शकों को सुनवाएं। बजट की उन्होंने तारीफ की है, प्रधानमंत्री की विजन को उन्होंने सराहा है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार ने उनसे बात की है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। रवि जी, आज जब बजट पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, जो उनके हाथ में डिजिटल बजट था, एक तरह से मेड इन इंडिया, आप पूरे डिजिटलाइजेशन को देखा है आपने, पूरा पिछले 6 साल 7 साल से आप देख रहे हैं, कितना गर्व की बात है मेड इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। देखिए, आज डिजिटल इंडिया पूरे दुनिया का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। डिजिटल इंडिया में 2 चीजें बहुत जरूरी है, डिजिटल डिवाइड को पाटा जाए और समावेशी डिजिटल भारत आम आदमी के लिए, उसके टेक्नोलॉजिकली उसको मजबूत किया जाए। और ये सब कुछ उस टेक्नोलॉजी से हो जो भारत में बनती हो। तो अगर निर्मला जी अपने आईपैड से पढ़ रही थी, टैबलेट से पढ़ रही थी, तो डिजिटल इंडिया के मंत्री को मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने इस बजट में हमारे विभाग के राशि को भी लगभग 50% बढ़ाया ITS में, और 65% R&D पर बढ़ाया है। और आपको मालूम है कि जो 13 क्षेत्रों में PLI स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें हमारा मोबाइल और कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग सबसे तेज चल रहा है। PLI का मतलब है, रविंदर बाबू, भारत में बनाओ, एक्सपोर्ट करो, इंसेंटिव लो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो दुनिया की सारी टॉप कंपनियां भारत आ गई हैं, कुछ चीन से भी उठ के आ गई हैं, और उन्होंने दावा किया कि 9 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे आने वाले 5 साल में, और 10 लाख करोड़ का मोबाइल फोन कंपोनेंट बाहर भेजेंगे। ये इसका इसीलिए आज जो थोड़ा राशि बढ़ाई गई है 2%, वो बाहर पर दीवार खड़ा किया गया है ताकि मेड इन इंडिया और आगे बढ़े। और हमारी कोशिश है कि मोबाइल नहीं, भारत का लैपटॉप, भारत का आईपैड, भारत का PCB, ये सब भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर बने। तो आज का पूरा बजट मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी मदद करता है, मेरा ऐसा विश्वास है। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ये भारत के लिए बजट है, भारतीयों का बजट है, और भारतीयों को ही इसे आगे बढ़ाना होगा। कई खास मेहमान, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारे साथ हैं। यशवीर जी हमारे साथ हैं। यशवीर जी, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से बात करूं, किसानों के लिहाज से बात करूं, खेती के लिहाज से बात करूं, तो साधारण सरल भाषा में क्या सबसे बड़ा फायदा आपको इसमें दिखाई दे रहा है? अदिति जी, वर्तमान आर्थिक स्थितियों को देखने के बावजूद भी क्रेडिट को 15 लाख करोड़ से बढ़ा के 16.5 लाख करोड़ किया गया है। इरिगेशन का जो माइक्रो इरिगेशन, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, उसका अतिरिक्त जो है 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 2 बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा कि जो कल कह रहे थे मंडी बंद हो जाएगी, ऐसे सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी एवं देश के जन जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हेल्थ एंड वेलबींग, फाइनेंशियल कैपिटल, इंक्लूसिव ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम इंटरवेंशंस इस बजट के स्तंभ हैं जो भारत के हर क्षेत्र के विकास पर आधारित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की नीति में बदलाव किया गया है। MSME सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी जो परिवर्तन लाएगा। शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये सभी प्रयास देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में
137% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 92,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ तक पहुंचाया गया है। 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत परियोजना के लिए दिए गए हैं। यह अपने आप में भारत की स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की प्रावधान की गई है और मोदी जी की सरकार कोविड को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्प है। इतनी गंभीरता हमने इस विषय की रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में केंद्र की एनडीए की सरकार किसानों के कल्याण एवं आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछली सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को आईटी रिटर्न से राहत देने और पेंशन से आय की इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है। तो एक बात यहाँ पर जो सभी एक्सपर्ट्स आपसे बार बार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि टैक्सेस नहीं, ये एक्सपेंडिचर वाला बजट है। इसमें इकोनॉमी की जो सेहत है, इकोनॉमी की जो हेल्थ है, उसका ध्यान रखा गया है और इसमें इकोनॉमिक वैक्सीन शब्द आप बार बार सुन रहे हैं पेंडेमिक के टाइम में, इकोनॉमिक वैक्सीन को इंजेक्ट करने की कोशिश की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये बड़ी कवरेज, स्पेशल कवरेज ब्रेक के उस पार भी जारी है। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.